सुमन बहुत ही गरीब माँ थी जो अकेली अपनी दोनों बेटियों तारा और सितारा को पाल पोस कर बड़ी की थी। गांव में जैसे तैसे यहाँ वहाँ चक्कर लगाकर दोनों बहनों ने अपनी 12वीं की कक्षा पास की, जिसके बाद दोनों को स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप देख उछलते हुए दोनों बहन अपनी माँ से कहती है, माँ ये देखो माँ, हम दोनों बहनों की स्कॉलरशिप। हाँ माँ देखो, तुम्हारी बेटियों ने कर दिखाया। ऐसा क्या है जो तुम इतना उछल रही हो? क्या है ये स्कॉलरशिप? अरे माँ स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप। इससे हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे और हम दोनों बहनें शहर जाकर पढ़ाई करेंगे आगे की। पूरी करने के बाद हमारी जिस कंपनी में जॉब लगेगी तो फिर पैसा ही पैसा कमाएंगे और फिर एक दिन हमारे पास खुद की गाड़ी बंगला और सब कुछ होगा माँ। अच्छा हुआ बहन, अब हमें झोपड़पट्टी गांव से बाहर जाकर कुछ नया करने को मिलेगा। खुद की पहचान बनाएंगे हम। क्या मतलब, तुम दोनों मुझे छोड़कर शहर चली जाओगी? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा, वरना आपकी बेटियों को प्रोग्रेस कैसे मिलेगी? माँ थोड़ा समय इंतजार कर लो, नौकरी लगने के बाद ही हम आपको शहर बुला लेंगे, फिर आपको इस झोपड़पट्टी में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए मुझे भी कुछ साल अकेले गुजारना पड़ेगा तो मैं गुजारूंगी। कुछ साल के बाद हम साथ रहेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी। हाँ माँ, याद तो हमें भी आएगी आपकी। कब जाओगे? कल जाना है माँ। ठीक है, खाना खा लो। ये कहकर सुमन अपने बच्चों को खाना खिलाती है। सुमन ने अपनी बेटियों को शहर जाने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन सिर्फ दिल पर पत्थर रखकर। वो अपनी बेटियों को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, ना उनकी खुशियों में रोड़ा बनना चाहती थी। अगले दिन सुमन की दोनों बेटियां अपना सामान बांध लेती है और वो जाने वाली होती ही है कि सुमन रोते हुए कहती है, यूं ही अपनी माँ के बिना गले लगे चली जाओगी? याद आएगी मुझे। ये लो लड्डू बनाए हैं, तुम दोनों के पसंदीदा, खा लेना। और ये सफर के लिए आलू पूरी बनाई है, पता नहीं 2-4 साल लग जाएंगे अब तुम्हें आने में। मैं कैसे रहूंगी? अरे माँ अब रोना बंद करो, आप हमें कॉल करती रहना। एक नंबर तो है ही हम पर, और ये पड़ोसन है ना, आप इनसे बातें करके वक्त गुजार लेना। अब हम चलते हैं सितारा। माँ मैं भी चलती हूँ, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। खुश रहो तुम दोनों, जल्दी वापस आना। भगवान करे तुम्हें जो भी चाहिए वो मिल जाए, और कुछ पैसे जो जरूरी वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। जैसे तैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़े थे, पर कोई बात नहीं। शुक्रिया माँ। अच्छा अब हम चलते हैं। ये कहकर दोनों बहनें ट्रेन में बैठने के लिए रवाना हो जाती है। कुछ घंटों बाद वो शहर पहुंच जाती है, जिसे देखकर उनकी आंखें चकाचौंध से भर जाती है। हाय सितारा, जरा देख तो यहाँ की रौनक कितनी अच्छी है। इतने सारे लोग, आखिरकार हम शहर आ ही गए। हाँ बहन, अब हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। चल पीजी चलते हैं। हमारी प्रिंसिपल ने कहा था इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद तारा और सितारा उस नंबर पर कॉल करते हैं, जिससे उन्हें पीजी में रहने का मौका मिलता है और अब वो कॉलेज की पढ़ाई भी वहां जाकर शुरू कर देती है। 3 साल बीत जाते हैं। पढ़ाई पूरी करते ही अब वो नौकरी करने लग गई थी, जिससे शहर की चकाचौंध ने उनके तरीकों को बदल दिया था। इस बीच उन्होंने अपनी माँ को एक बार भी फोन करना मुनासिब नहीं समझा। वो बेचारी अपना नंबर लेकर डाकघर जाकर अपनी बेटियों को फोन लगाती है, लेकिन उनकी दोनों बेटियों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। सुमन बूढ़ी और अकेली होकर दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा का काम करके अपना पेट पालती है। वहीं लड़कियां शहर में छोटे कपड़े पहनकर डिस्को वगैरह जाती हैं। दिल डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना, आज आवे हिला देंगे हम आज अंगना। दिल डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना, डिस्को डिस्को ओ डिस्को डिस्को। वैसे सितारा, ये शहर में बहुत मजा आ रहा है। अरे माँ का फोन आ रहा है, बात करेगी क्या? नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी है, अभी तो तू डिस्को एंजॉय कर। ये ओ दोनों बहनें 3 साल से ऐसे ही अपनी माँ को नजरअंदाज कर रही थी। वहाँ गांव में सुमन बुखार में थी और फिर लोगों के घर साफ सफाई करके गुजारा कर रही थी। एक बार वो बेहोश हो गई तो आज पड़ोस के लोगों ने उसका ख्याल रखा। कुछ देर बाद वो होश में आई तो पड़ोसन शांता कहती है, आ गई तुम होश में। ना जाने कैसी है तेरी दोनों बेटियां और शहर में क्या गुल खिला रही होगी। ये नहीं कि एक बार अपनी माँ के बारे में भी पूछ ले। हो सकता है नौकरी वोकरी में व्यस्त हो गई हो। मेरी बेटियां मुझे नहीं भूल सकती, मुझसे बहुत प्यार करती है। जब भी 2-3 साल से तुझसे कोई बात नहीं करी। तेरा बेटा भी उसी शहर में गया है ना जहाँ मेरी बेटियां गई है। जरा प्रीतम से बात करा। तभी वहाँ प्रीतम आ जाता है, जो कि सुमन के पैर छूता है। बातचीत करने पर प्रीतम उसकी दोनों बेटियों का एड्रेस और राज़े खुशी बता देता है। सुमन को अपनी बेटियों से मिलने की तलब थी और वो प्रीतम से एड्रेस लेकर फरीदाबाद चली जाती है और अपनी बेटियों को ढूंढने लगती है। इतने बड़े शहर में मैं अपनी बेटियों को कैसे ढूंढूंगी? भाई साहब क्या एड्रेस बताना कहाँ है? अरे रिक्शा वाले को बताकर बैठ जाओ, 10 रुपए में छोड़ देगा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। सुमन रिक्शे में बैठकर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां शाम के समय उसकी दोनों बेटी छोटे छोटे कपड़े पहनकर 2 लड़कियों के साथ दिखती है और फिर आवाज आने लगती है, अरे तारा सितारा बेटा रुको, देखो तुम्हारी माँ आ गई। तारा सितारा रुको बेटा। अरे माँ यहाँ कैसे पहुँची? बात मत करना उनसे, वरना सहेलियों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ओके ओके। हाय तुम दोनों कितना बदल गई हो बेटा, इतने सालों से फोन क्यों नहीं किया? पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी। अरे बुढ़िया आंटी, तारा सितारा तुम्हारी माँ है क्या? कितनी गरीब है। अरे नहीं, ये हमारी कोई माँ नहीं है, ये गरीब भला हमारी माँ कैसे हो सकती है? चले हटिए, दूर हो जाइए। तारा बेटी ये क्या कह रही है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुँची हूँ, ऐसे मत बोलो बेटा। अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अपनी सहेलियों के जाने के बाद अपनी सोती हुई माँ को उसी जगह से एक घर लेकर आती है और कहती है, आपको क्या जरूरत थी वहाँ पर ऐसा कहने की? हम आपकी बेटी हैं। आपकी वजह से आज हमारी सहेलियों के सामने बेइज्जती हो जाती कि हमारी माँ इतनी गरीब है। मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा। मैंने पढ़ाई और नौकरी के लिए भेजा था, ये तुमने क्या हुलिया बनाया है अपना। ओ गॉड माँ, इसे फैशन बोलते हैं।
और ये बहुत कॉमन है ऐसे शहरों में। बेटा कभी भी हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारी टांगे पेट दिख रहा है। माँ आप हमारे दोस्तों के सामने आई तो वापस से गांव भेज देंगे। चुपचाप से यहाँ रहो प्लीज। प्लीज बंद करो अपना ये ड्रामा। हमें अपनी खिल्ली नहीं उड़वानी। ठीक है, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी। अपनी माँ के गले तो लग जा अब। नहीं पहले आप नहा लो फिर चिपकना। पता नहीं कितनी पसीने से लथपथ हो रही हो, बदबू आ रही है, मुझसे घिन कर रही है। मैंने तो ना जाने बचपन से तुम्हारी कितनी उल्टियां साफ की थी। खैर छोड़ो। ये कहकर सुमन नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ को खाना देती है। रोज ऑफिस जाने के लिए अपनी माँ को बंद करके चली जाती है। बेचारी को घर के तौर तरीके मॉडर्न चीजों का ज्ञान नहीं था, जिस वजह से वो आरओ में से पानी भी नहीं पी पाती और प्यासी रहती है लगभग 8 घंटे तक। शाम को दोनों के बॉयफ्रेंड घर आने के लिए जिद करते हैं। जैसे उसकी बेटी आती है तो सुमन कहती है, सितारा मुझे बहुत प्यास लग रही है बेटा, पानी पिला दे। कब से पानी ढूंढ रही हूँ लेकिन मटका नहीं मिला। अरे सामने आरो है माँ, पानी लेकर पी नहीं सकती थी क्या? और मैंने आपसे मना किया था ना कमरे से बाहर आने के लिए, फिर क्यों आई आप? सितारे तुम्हारी माँ है, वो भी ऐसी हालत में? हाँ माफ कर देते हैं, हम इन्हें तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहते थे जिससे हमारी गरीब माँ तुम्हारे सामने आए। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे हमें। हाँ कुणाल, पता नहीं ये यहाँ क्यों आ गई हमारे पीछे। समझ गई मैं, तुम दोनों को मेरा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगा। मेरी ममता मुझे यहाँ खींच लाई थी, पर मुझे क्या पता था मेरी ममता तुम्हारे लिए शर्मिंदगी बन जाएगी। हाँ हाँ बन गई है। ये सुनते ही तारा का बॉयफ्रेंड उसे एक चाटा मारता है। संगठन के माध्यम से ज्यादा संख्या में लोग तुम्हारे यहाँ यही बात कह रहे हैं और तुम कह रही हो कि वो झूठ कह रही है। शर्म करो, जो माँ हमारे लिए गांव से यहाँ तक आ गई, इतने साल के बाद वो मिली है, तुम्हें प्यार करने की जगह पर तुम उन्हें धुतकार रही हो। अरे जब तुम दोनों अपनी सगी माँ का ख्याल नहीं रख सकती तो हमारी माँ का कैसा ख्याल रखोगी? हम तुम लोगों से शादी नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं ऋत्विक, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे साथ ऐसा मत करो। तभी दोनों बेटियां अपनी माँ से माफी मांगकर उनके गले लग जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सुमन खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी ऋत्विक और कुणाल से कर देती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।